हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी की 3rd यूनिट है और इसमें आज हम पहला टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ये जो नोट्स हैं मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखे हैं क्योंकि आप सब बोल रहे थे कि हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखिए, तो मैंने ये नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यह सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये सेल के सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी जैसे ह्यूमंस में ब्रेन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी प्रकार से जो सेल के सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। यह सेल के सेंटर में पाया जाता है और इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की सेल में न्यूक्लियस का जो शेप है और नंबर भिन्न भिन्न हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो स्फेरिकल, इलोंगेटेड या फ्लैट आदि शेप का हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं हम इसका केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जैसे कि इसमें कितनी % प्रोटीन पाया जाएगा, डीएनए या आरएनए, यानी किस किस केमिकल से ये मिलकर बना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस में केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार है। यानी इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो 70% पाया जाता है, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3% पाया जाएगा, फॉस्फोलिपिड 3 से 5% और कुछ मेटल्स भी पाए जाते हैं जो स्मॉल अमाउंट्स में पाए जाते हैं। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ न्यूक्लियस का। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। इसकी जो हेडिंग्स हैं, यानी ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हेडिंग्स आएंगे तभी मैं आपको ये समझाती हुई जाऊंगी डायग्राम, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब स्टार्ट करते हैं इसका स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में निम्न पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं ये देखते हैं अब इसके स्ट्रक्चर में। तो पहला है न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोप्लाज्म। इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ईच न्यूक्लियस यानी प्रत्येक न्यूक्लियस जो होता है डबल यानी 2 और सिंगल मेम्ब्रेन, डबल तो होगी लेकिन वो सिंगल मेम्ब्रेन होगी, से घिरा रहता है। इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप या कैरियोथीका कहते हैं। यह मेम्ब्रेन विभिन्न मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में करती है और बाहर की ओर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जगह जगह पोर पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं और न्यूक्लियर पोर के द्वारा विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में होता है। अब ये जो हमने हेडिंग पढ़ी है न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मैं आपको इस डायग्राम में डिस्कस कर देती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप इसकी आउटर लेयर, ये सबसे क्या है आउटर लेयर और ये इनर लेयर है। अब ये जो पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स स्मॉल सर्कुलर टाइप्स के पोर्स, इनको क्या बोलते हैं, पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में ये पोर्स हैं तो इसे न्यूक्लियर एनवेलप पोर्स बोलेंगे। और ये जो है पूरा स्पेस, ये सारा, ये हमें क्या न्यूक्लियर एनवेलप है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बाहर की ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये इसके अंदर का जो स्पेस है सारा, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और ये जो है सेंटर में, इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये आपको अच्छे से डिस्कस आ जाएगा जब हम इसकी हेडिंग्स देखेंगे। अब है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटेना ने 1781 में की थी, जबकि बोमेन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। प्राय एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है, परंतु इसकी संख्या अधिक भी हो सकती है, ये एक्सेप्शन है। यानी न्यूक्लियोलस यानी ये इसकी खोज किसने की थी, फोंटेना ने, और इसे बोमेन ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। और ये केवल एक ही पाया जाता है, एक न्यूक्लियस में केवल एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और ये कैसा हो सकता है, ये स्फेरिकल, ओवल और एसिडोफिलिक होता है। न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इस प्रकार ये न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन के सीधे संपर्क में
रहता है। न्यूक्लियोलस में 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक है ग्रैनुलर और दूसरा है फिब्रिलर। ये जो है न्यूक्लियोलस, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। इसमें जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियोलस जो है वो क्रोमेटिन के सीधे संपर्क में रहता है क्योंकि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें हमें स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ही डिस्कस करना पड़ेगा। इसमें क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों की न्यूक्लियाई में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है दोनों सेल। कौन कौन सी? एनिमल और प्लांट सेल। और क्रोमोसोम प्रोटीन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए के बने होते हैं। अब लास्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी ये जो इसके अंदर मटेरियल मैट्रिक्स पाया जाता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में एक ट्रांसपेरेंट सेमी सॉलिड ग्रैनुलर होमोजीनस पदार्थ मिलता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क तथा न्यूक्लियोलस मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें डीएनए पॉलीमरेज तथा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और हिस्टोन्स भी मिलते हैं। अब इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यह डीएनए को स्टोर करता है और उसे अन्य सेल से प्रोटेक्ट करता है। यह न्यूक्लियस के अंदर और बाहर क्या जाता है, क्या आता है, उसे रेगुलेट करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन को भी रेगुलेट करता है और ये डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये न्यूक्लियोलस के फंक्शन थे और ये इसका डायग्राम है, आप अच्छे से ड्रॉ कर लें इसे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।